चलो वापस आते हैं अपन लोग केमिस्ट्री की ओर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी और सीपी का रिलेशन। साथ में एडियाबैटिक के बारे में, गामा की वैल्यूज, टी और टी, बी और टी, टी और बी, इन सबका आपस का रिलेशन, ये सब हमने पढ़ा। अब हाँ, और हमने फर्स्ट लॉ की बुराइयां भी कर ली थी, क्योंकि अपन लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ? ओके। अब बस सभी के स्कूल में जब भी थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो, जब भी बस एक टॉपिक का ध्यान दीजिए कि क्या आपके स्कूल में आपको इस नाम का कोई डिवाइस कराया जा रहा है या नहीं। बॉम्ब कैलोरीमीटर अगर करवाएंगे तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल एक डिवाइस होती है जिसके में आप क्या करते हैं, एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल apparatus किसी के पास अवेलेबल नहीं, ना मेरे पास ना स्कूलों के पास, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो ये काफी बड़ा और काफी महंगा आता है और बहुत डेलिकेट जैसा होता है। मतलब उसमें क्या होता है ना, जिसको अपन बॉम्ब कहते हैं, वो बॉम्ब मिलीग्राम्स में यूज करते हैं हम लोग, कोई भी कम्बस्टिबल सब्जेक्ट। फिर अगर हम मिलीग्राम की कोई चीज यूज कर रहे हैं, मतलब अगर जरा सी भी वो मिली, वो खत्म। तो इसीलिए एपरेटस तो किसी के पास नहीं। थियोरेटिकली अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा कि JEE के सिलेबस में ये चीज बिल्कुल नहीं। बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T पे ही चलता है, तो कोई नए फॉर्मूले पे नहीं चलता। पर इसके डिवाइस क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसकी वर्किंग कैसी है, इसके अलग अलग सब पार्ट्स क्या क्या है, फॉर्मूला यूज, ये सब अगर स्कूल में जब भी कराएं, किसी एक के भी कराएंगे तो मुझसे पूछ लेना भाई, मैं करवा दूं, मुझे कोई ठीक। बस ध्यान दिए रहना, कहीं अलग से लिख लो कि ये डिवाइस का अगर स्कूल में जिक्र होता है तब फिर हम इसको पढ़ लेंगे, अभी से पढ़ के इसमें समय बर्बाद नहीं। क्योंकि मोस्टली स्कूल्स अवॉइड कर देते हैं, पर अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं भाई, आप बताना ना पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। चल, अब मेंशन करिए भाई, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी thermodynamic property that measures the amount of disorder, that measures the amount of disorder is called as entropy, is called as entropy।
कुल मिला के एंट्रोपी क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ रैंडम। अभी समझते हैं, 2 मिनट। तो ये पंखा बंद, क्या आपको क्लास को कोई डिफरेंस समझ में आया? पहला, साउंड का डिफरेंस, और दूसरा क्या समझ में आया कि हम सभी पे जो है हवा के झोंके लग रहे, वो लगना बंद। इसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में कहते हैं रैंडम या डिसऑर्डर। ऐसे थोड़े पंखे से हवा निकल से एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सारे पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। कभी तुमको हवा लगती, कभी उसको लगती, ऐसे नाच रही थी हवा को, है कि? तो इसी को कहते हैं हम लोग डिसऑर्डर। अभी इस डिसऑर्डरनेस को बढ़ाया किस जा रहा है? बाय डूइंग वर्क। तो ये वर्क कौन कर रहा था? पंखा। डिसऑर्डर को घटाने का काम पता है कौन कर रहा है? वो भाई साहब, बाय ग्रैबिंग आउट। डिसऑर्डरनेस को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप उस सिस्टम पे वर्क करना चालू कर दो, जैसे ये पानी है, इस पे लो वर्क कर रहा हूं मैं, लो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? या फिर इसको हीट करना चालू करो, तो भी क्या होगा, यहाँ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। कभी पानी अगर आप गर्म करते तो ध्यान दिया होगा, बबल्स आने से जस्ट पहले आपकी जो गंजी या पतीला होता है उससे हल्की सी वाइब्रेशन की साउंड सुनाई पड़ती है। सुना है? डिसऑर्डरनेस के काबिल वहां बहुत सारा डिसऑर्डरनेस एक साथ होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको वाइब्रेशन सुनाई पड़ती है। बात समझ में आई? और अगर मैं यहां से हीट दे रहा हूं, डिसऑर्डरनेस क्या होगी? हाँ, यही रीजन है कि फैन वो भी है और फैन ये भी है, पर इसके फैन की आवाज, जबकि इसमें ज्यादा कंपोनेंट वर्किंग है एज कंपेयर टू सिंपल फैन, पर इसके कंपोनेंट की जो आवाज है वो क्या होगी? कम। रीजन, क्योंकि वो टेम्परेचर कम करके डिसऑर्डरनेस को जो बढ़ा, फैन बढ़ा रहा है उसका, लेकिन ओवरऑल डिसऑर्डरनेस क्या हो, टेम्परेचर कम होने से कम हो सकता है। हाँ जी, आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। चलिए, तो एंट्रोपी क्या होती है हमारी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी रैंडमनेस को मेजर नहीं। मैं अगर पंखा और एसी पूरा बंद कर दूं, अगर मैं पंखा और एसी पूरा बंद कर दूं, तब भी मैं इस हवा की रैंडमनेस को जीरो तो नहीं कर सकता। पर एक बात और है कि मैं इस हवा में रैंडमनेस कितनी है ये नहीं बता सकता, कि एक एक मॉलिक्यूल को पकड़कर देखना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, मैं क्या बता सकता हूं इस, कि पंखा चालू होने से पहले रैंडमनेस कम थी और पंखा चालू होने के बाद रैंडमनेस बढ़ गई। यहां लिखिए सभी लोग, लिखिए लिखिए लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक check the value of entropy of a given system value of entropy of a system, but but its change is measurable। पर इसका चेंज हम लोग हीट, टेम्परेचर, वर्क डन, इन सब का हिसाब लगाकर मेजर कर सकते। ठीक, पर इसका चेंज है वो कैसा है? मेजरेबल। ठीक,
इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड अ स्टेट फंक्शन। करंट बताएगा, करंट व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। कहां घुस गया, क्या हो गया? बोल दो वहां से उठा लेगा, नीचे का। एंड अ स्टेट फंक्शन, करंट बताएंगे हम सभी को। करंट जी व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट का क्या फंक्शन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अरे यार, स्टेट फंक्शन मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, किस पाथ से वहां गए उस पे डिपेंड नहीं करती, लिखवाया हुआ है। ऐसे ही पाथ फंक्शन वो उस पाथ पे, किस पाथ से आपने गए इनिशियल से फाइनल, उस पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज क्या सिखाई थी मैंने आपको? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती। समझ में आई कम? तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। लाजमी सी बात है कि अगर मैं इस बॉटल में पानी की मात्रा कम रखूंगा तो एंट्रोपी शायद ज्यादा होगी, जगह ज्यादा है घूमने के लिए। ऊपर तक भर दूंगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है मिलने के, है नहीं? पर गैस केस में उल्टा हो, लिक्विड के केस में अलग। गैसेस केस जितनी ज्यादा गैस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, टकराएगी और दौड़ लगाएगी, मतलब ये पार्टी ऐसे कर। ठीक, चल आगे समझते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी? पहले लिखिए इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बड़ा जरूरी है भाई हर चीज में, थर्मोडायनेमिक्स में। साइन कन्वेंशन, डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इंक्रीज इन रैंडमनेस। एंड नेगेटिव होने का मतलब क्या है? डिक्रीज इन रैंडमनेस। अच्छा, एक बात बताओ, एंट्रोपी सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, अगर तुमने कंपेयर किया, ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी गैस की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी? बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसको एंट्रोपी से प्रॉब्लम है तो नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स का वो एंट्रोपी कम करता है। तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अभी ठीक नहीं? डॉक्टर ने क्या बोला? चश्मा लगवा लो। तो नई आंखें लगवा के लाओ। दो तो पहले से है, दो नई ले आओ। करवा लो चेकअप, लेकिन करवा लो, क्योंकि चश्मे की पावर अगर आई है तो फिर लगा लो चश्मा, इससे पहले कि वो इतनी बढ़ जाए कि दोबारा कंट्रोल में ना आ पाए। मैं जब 12th में था तो मेरी एक आंख में पावर -0.5 थी, एक आंख में -0.75 थी। फिर थर्ड ईयर पे कुछ नहीं बची, सब खत्म हो गया। अरे बस आंख में चश्मा नहीं लगाना पड़ा फिर उसके बाद। 2.5। हाँ तो कोई बात नहीं, 0.25।
देखो मैं क्या बताता हूँ, 2.5 नहीं आती कभी भी, 0 कई बार क्या होता है कि चश्मा जो होता है कई बार कोई डेफिशिएंसी या वीकनेस के कारण किया जाता है, कोई बड़ी बात। मतलब देखो, चश्मा आने के कई रीजन। अगर कभी आपको विटामिन ए या मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी से या कोई बीमारी जैसे कि डेंगू टाइफाइड मलेरिया और उसके बाद आपको चश्मा आ गया मान लो, तो ये वीकनेस के कारण या फिर डेफिशिएंसी के कारण। अब यदि आपको लगता है कि क्या बोलते हैं चश्मा उतार जाना चाहिए, तो उसके लिए आप उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर, लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी है आप उसको रिमूव कर दीजिए। विटामिन ए के सोर्सेज स्पिनच लेना चालू कर दो, मिल्क लेना चालू कर दो, गाजर खाना चालू कर दो, ज्यादा हो तो विटामिन ए की टैबलेट्स आती हैं वो लेना चालू कर दो, ठीक हो जाएगा। पर जब तक वो ठीक ना हो तब तक तो चश्मा को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वीकनेस फिर बढ़ते बढ़ते पावर ही बढ़ा देगी इतनी ज्यादा कि फिर वो अब मेरे को लगा है लगाता क्यों नहीं। चश्मा भी बनवा ले आप, लगाया था स्टाइलिश लगता है, ऐसा कूल डूड लगेगा तुम। सनग्लास का पसीन बुला ले ये बताइए मुझे। चलो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहां पर ये क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एट रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन। चलिए, अब यहाँ पे लिखी भाई दो चीजें स्टार बनाकर लिख दीजिए, सिर्फ छोटी छोटी चीजें लगाऊंगा मैं आपको। पहला है स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। ये कई बार ऐसा पूछा जाता है स्कूल वगैरह में भी कि भैया ये व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, मतलब नॉर्मली एंट्रोपी तो एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं, देखो भाई, द एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस at 1 atm pressure and at 1 atm pressure and 25 degree Celsius temperature is called standard molar entropy। इसको रिप्रेजेंट डेल्टा एस जीरो से करते हैं।
ऐसे सुपरस्क्रिप्ट में 0 ले लेते हैं। क्या पावर 0 है। पावर 0 नहीं है, डेल्टा इज नॉट लिखा गया है। तो पावर 0 नहीं है, तुम डायरेक्ट फिर 1 लिख दोगे उसके, ऐसा नहीं। इसकी यूनिट जो होती है जूल पर मोल केल्विन होता है, क्योंकि 1 मोल का दिया जा रहा है। जूल पर मोल केल्विन। ठीक है? हाँ भाई, हो गया। चलो, अब हेडिंग डाले सभी लोग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या समझते हैं आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? What do we mean by spontaneous process? देखो भाई, इस पानी को मैं इस ढक्कन में गिराना चालू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस पानी को मैं इस ढक्कन पे गिरा रहा, अगर बॉटल उल्टी कर दूं तो ये पानी अपने आप गिरे। क्या मुझे कहीं धक्का लगाना पड़ेगा पानी को गिराने में? दूसरी चीज, ये पंखा है, मैंने एक बार चालू कर दिया, अब स्विच बंद कर देता हूँ फुल स्पीड में आने के बाद, क्या ये आजीवन चलता रहेगा उसको? नहीं चलेगा। लेकिन अगर बाहर जो कंटेनर रखा है पानी का, उसका नल खुला छोड़ दूं, तब तक पानी गिरेगा, तब पानी खत्म ना हो। मुझे दोबारा कुछ करना नहीं, धीमे गिरेगा तेज करेगा, पर गिरता है। इन दोनों प्रोसेस में एक चीज समझ में आई आपको? पानी गिरने के लिए एक बार हमने खाली एफर्ट लगाया, और उसके बाद वो अपने आप हो रहा है, मैं बार बार एफर्ट नहीं लगा। लेकिन पंखे को चलने के लिए हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट या एफर्ट लगानी पड़े। मान लो लाइट चली गई, पंखा चलना बंद हो गया, तो कोई भी जो भी हमारे बीच में लंबा होगा तो उसको बोलेंगे हम डंडी लेके घुमाते रहो, तो मजा आता है सभी को। कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो मुद्दे की चीज क्या है? कुछ प्रोसेस इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, दूसरे ऐसे प्रोसेस जिनको सिर्फ एक शुरुआत तेरी जरूरत, बाकी वो फिर खुद ब खुद होते चले जाते, और तीसरे जिनको होने के लिए आपको लगातार खुद की तरफ से एफर्ट डालना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दुनिया में 3 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। पहला, जो खुद ब खुद हो जाए, जो क्या होते हैं? नेचुरल प्रोसेस। दूसरा, ऐसे प्रोसेस जिनको सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है, बाकी वो अपने आप चलते चले जाए, लाइक बर्निंग ऑफ पेट्रोल।
आप जब गाड़ी को चालू करते हैं तो आप सिर्फ क्या करते हैं, एक स्टार्ट के लिए सेल्फ देते हैं, बाकी वो एक कंप्लीट कंबशन अपने आप चलता रहता है, साइकिल दर साइकिल दर साइकिल दर साइकिल। ठीक। और तीसरे वो प्रोसेस जिनको होने के लिए आपको लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहनी पड़ती, लाइक फंक्शन ऑफ दिस एयर कंडीशन। मैं एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दूं, वो होना बंद हो जाए। तो ऐसे जितने प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होते हैं नेचुरली, या फिर एक स्टार्ट देने के बाद तो फिर वो होते ही रहते हैं जब तक कि एक एंड ना आ जाए उनका, उनको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो लिखिए इसके बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दैट, physical or chemical changes that continues on its own, that continues on its own without any external source or factor, any external source or factor are called spontaneous process, are called spontaneous process। देखो, दुनिया भर के सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिखना है, मैंने रख दिया, तुम्हारा मतलब तुम नहीं करना। या लिखो यहाँ पर, और एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, एनी, और लिखकर इसके नीचे आप लिखिए एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस that can only be reversed, that can only be reversed with the help of external source, with the help of external source, हाँ 130, हाँ और नहीं, हाइड्रोजन कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस ऐसा जो या तो खुद ब खुद आगे बढ़ता है, या फिर इसको वापस लाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फैक्टर का यूज करना, एक्सटर्नल फैक्टर की क्या लेनी पड़ेगी, मदद। बिना उसके वो सिर्फ आगे ही जाता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। समझ में आएगा? नीचे लिखिए, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, लिखना, क्या खराब हो गया, क्या कह रहा था? कोई पेन दे दो भाई इसको। बोल रहा है ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, लिख दो चुपचाप से, आर
स्पॉन्टेनियस। इस दुनिया में सारे नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। अब देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला, दोस प्रोसेस, दोस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस that do not require इनिशिएशन। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसको इनिशिएशन की दरकार है, वो नेचुरली हो। लाइक बारिश, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा कि लाइक शौर ने आज बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाई तो बारिश में लगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैंने कर लिया था, ऐसा नहीं हो। इनमें से कुछ भी नहीं होगा ना भाई। ठीक है, मतलब अभी आज जैसे ही गाड़ी चालू करेगा तुरंत बारिश होने लगेगी, है ना। अभी ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की टंकी खोली तो तुरंत बारिश होने लगी, टंकी भर गई। पेट्रोल नहीं रहा है, हेलमेट दिलाना। आगे वाले सब। लास्ट ईयर एक बच्चे ने बताया कि सर मेरे को ना सुबह सुबह एक सपना आया। मैंने कहा क्या सपना आया बेटा तेरे? तो सर वो समझ में नहीं आया कि सपना क्यों आया मुझे। मैं गाड़ी भर में पेट्रोल डलवाने गया, मैंने टंकी खोली तो उसमें पेट्रोल की जगह पानी आने लगा। मैंने जब ऊपर देखा तो बारिश हो रही, पर वो बारिश मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, सिर्फ टंकी में जा रही। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आगे। तब थोड़ी देर बाद फिर उससे आवाज आने लगी पानी की टंकी भर गई है। अरे ये कौन सा सपना है भाई तेरा? पहली बात तो बारिश हो रही है लेकिन पानी कहीं नहीं गया, तो सामान तेरी टंकी में गिर रहा है गाड़ी की। ठीक है, दूसरा, वो चलो छोड़ो, कहते तो छत भी टूट गई होगी, लेकिन खाली तुम्हारे ऊपर क्यों गिर रही टंकी के ऊपर पानी? पानी बारिश हो तो सबके ऊपर गिरनी चाहिए। और दूसरा बड़ी चीज, पानी टंकी भरने वाला अलार्म कब से लगने लगा गाड़ी टंकी में? चल देखो, विच डू नॉट रिक्वायर इनिशिएशन, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शक्कर को पानी में घोलने के लिए जरूरी नहीं तुम चम्मच चलाओ तभी घुले, डाल दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पानी में शक्कर डाल भर दो। हाँ, चम्मच चलाओ जल्दी घुल जाएगी क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही होगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे शक्कर भी नहीं घुलेगी तब। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। अगला लिखिए, इवेपोरेशन ऑफ रिवर पॉन्ड लेक ओशन, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ, वाटर। भाई समंदर का पानी है, इवेपोरेट होगा तो होगा, तुम कुछ कर सकते हो उसको, ना बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हो ना उसको घटाने के लिए कुछ कर सकते हो। अब कोई गधा बोलेगा कि सर आप इमर्शन रॉड डाल देंगे। बेटा इमर्शन रॉड इतनी सी होती है, और एक नदी में भी पानी जो होता है ना उस इमर्शन रॉड की लिमिट से कहीं ज्यादा होता है। तो तुम्हारे इमर्शन रॉड से नदी तालाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप एक बाल्टी में पानी गर्म कर पा रहा होगा उससे वैसे भी खुश रहो। दूसरा, दूसरा है
those spontaneous process that requires initiation। ये वो प्रोसेस जो कि बस शुरुआत मांगते हैं, शुरू भर कर दो, बाकी हम देखते हैं। हाँ, नल कह सकते हो, पानी की टंकी पानी मोटर चालू कर रहे हैं। लिखो इसका एग्जांपल। बर्निंग ऑफ फ्यूल। जैसे मान लो मैंने तुम सबके ऊपर एसीटोन रखा है तो छिड़क दिया, ऐसे तुम सबके ऊपर छिड़क दिया मैंने एसीटोन पे, और फिर बस मुझे सिर्फ इनिशिएशन देखा, ऐसे एक बार ऐसे माचिस, बाकी अपने आप होगा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने कुछ नहीं। पानी की टंकी में डाल दो, मजा आएगा। हाँ कर सकते हो, करके देखिए। गाड़ी में दिवाली के टाइम एक लाख में घर वाले बोले कि गाड़ी क्या हो, आपको पटाखा जला दिया 1 लाख का, ठीक है। सर आपका तो ये मैटर जो है काहे का मैटर? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास, occupies space and can be perceived by our senses। अच्छा लगा। सर आप किसी के साथ लगाई क्या? अरे हाँ, मैं गौ पुरुष हूँ, सीधा साधा नादान मासूम भोला भाला। अभी जलाने की बात कर रहे हैं। चल mention the heading spontaneity versus entropy। बात करते हैं ना एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी के क्या फर्क। देखो, अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम की एंट्रोपी की बात करूं तो डेल्टा एस टोटल के साथ 3 चीजें हो सकती। पहला, या तो वो पॉजिटिव हो, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखो इसको, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, पहला केस ये बने। या तो वो नेगेटिव होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, लेस देन 0, या फिर ये 0 के परफेक्टली बराबर। 3 ही बातें हो सकती। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर है। सभी ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में इतना तो सुना ही होगा ना, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, यह ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड हो रहा है, राइट और रॉन्ग? अब यार उसकी थ्योरी है, ठीक। तो इस दुनिया के जितने नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब में स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई। देखो तुमको सिंपल सी बात बताता हूं, पानी को जब तुमने टंकी में कलेक्ट किया, स्पॉन्टेनिटी बढ़ी या घटी? आपने क्या किया, पानी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ बाउंड्रीज के अंदर, वही पानी जमीन में फैला दिया, स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई, फैल रहा है कि नहीं? तो जमीन में पानी का फैलना स्पॉन्टेनियस। तुमको टंकी में जब तक पानी रहता तब तुम एफर्ट डालते रहोगे मोटर चलाकर, मोटर बंद, पानी का भरना बंद, तो भाई वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसीलिए जब भी एंट्रोपी बढ़ेगी तब प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। जब एंट्रोपी घटेगी तो प्रोसेस कैसा होगा,
नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब जीरो होगी ना, मतलब उसमें चेंज ही नहीं आया, इसका मतलब मेरा प्रोसेस किसमें है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब जिस रफ्तार से प्रोसेस आगे जा रहा है उसी रफ्तार से प्रोसेस पीछे भी जा रहा है। मान लो मैंने यहां से एक एसी लगाया और वहां से एक हीटर लगाया, वो रूम हीटर होता है ना, वो हवा फेंकता है गर्म गर्म। ये लगातार जितना ठंडी हवा देगा वो लगातार उतनी गर्म हवा देगा। हम लोग को कोई फर्क समझ में नहीं आएगा मुझे कुछ हो भी रहा है। खैर मुझे समझ में आएगा बिजली बिल्कुल चेंज। पर एज सच देखा जाए तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल रूम की बात हो रही है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। मान लो यहीं पे लगा दे इसी के ऊपर, ऐसे उसको भी समय ब्लड क्या करूं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही उस रफ्तार से चीजें पीछे आ रही। कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल अब मेरा एक सवाल है, सबका ही हो गया नोट? मेरा सवाल है, बताओ इसमें मैं आपको जो लिख रहा हूं, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पहले देखो, CO2 सॉलिड से CO2 गैस। CO2 सॉलिड मतलब ड्राई आइस, ऑब्वियस सी बात, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है? ड्राई आइस होती है। से CO2 गैस, भाई देखो एंट्रोपी बढ़ रही है, गैसेस पहुंच रहे हैं, मतलब डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, शादियों पार्टियों में गए होते, वहां दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, तो सिर्फ ड्राई आइस डालते हैं, वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। जिसका जस्ट रिवर्स क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगला CaCO3 CaO प्लस CO2। अब इसके लिए बताइए डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके लिए भी बच्चों पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सॉलिड से एक कंपोनेंट तो गैस बन रहा है ना। गैसियस आना इज रैंडमनेस का बढ़ना, डिसऑर्डरनेस का बढ़ना। गैस आना इज डिसऑर्डरनेस का बढ़ना। अगर सॉलिड से लिक्विड भी आएगा तो भी डिसऑर्डरनेस का बढ़ना, तो वही हुआ। चलो, N2 प्लस 3H2 gives, इस केस में बताइए क्या होना चाहिए? नहीं, गैस से जा रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जब होता है ना, यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया जाता है नेगेटिव। क्यों? कुछ तो रीजन होगा। तो गैसेस मिलके एक अलग सिंगल गैस बनाती है। देखो भाई, यहां पर जो गैसेस हैं वो कितनी हैं? 4 मोल्स। और यहां पर गैसेस कितनी हैं? अगर गैसेस के मोल्स कम करोगे तो उतने इनटू एवोगैड्रोस नंबर, उसके मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो रैंडमनेस भी कम होगी। इसीलिए यहां पर डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया प्रियांशु क्यों नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, यू आर राइट, बट व्हाई? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, क्यों? समझ गए? नोट करिए।
चलो अगला दिखाओ, इसका बताओ। I2 सॉलिड से I2 एक्वस, ये लो लिख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ए, बी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। पॉजिटिव, लाजमी सी बात है, एक्वस सोल्यूशन चले गए आप। सबको पहचानने में आने लगा। अगर गैस से गैस जाना तो ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे, जहां ज्यादा होंगे वहां एंट्रोपी ज्यादा, जहां मॉलिक्यूल घट रहे होंगे वहां एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सीधा पढ़ना है। हो गया, सारे हो गए। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl on melting absorbs 30.5 kilojoules of heat and its entropy is increased by 28.8 जूल पर केल्विन। Find melting point of NaCl। बताइए। कितना सड़ा सा क्वेश्चन है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप। फिर डेल्टा एस है 28.8। ठीक। एंट्रोपी इंक्रीज है इसलिए कैसा रहेगा ये, पॉजिटिव। मेल्टिंग करने के लिए एब्जॉर्ब हो रही है हीट, तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या आएगा 30.5 इंटू 1000 किया कि नहीं किया, क्योंकि इधर पे ये जूल में है उधर किलो जूल में है। अपॉन टेम्परेचर, जरा टेम्परेचर निकाल लो। 30500 अपॉन 28.8 कितने केल्विन आएगा।
इतने क्या आएगा, केल्विन। आज कई बार हो गया है, इतने बार तो कभी नॉर्मली होता नहीं है। नहीं यार, कुछ भी होता है। हाँ, टेम्परेचर निकालो भाई। सर ऐसे ही छोड़ दे। हाँ, बस बात। 14 7 7 किलो का टेम्परेचर। 14 तो आती नहीं होगी, 7 तो आती है। अरे दूसरी चालू करें। बार बार कुछ चालू कर लो भाई, तो देर लगेगी, आप जाएगा। क्या यार। 0.0 समथिंग आ रहा है तो 1059 केल्विन। अच्छा, इसमें डिग्री सेल्सियस कितने होंगे? -273 कर देंगे। 700 समथिंग कुछ आना चाहिए। चेक कर। 776 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और करिए। Two moles of a solid requires 500 kilojoules of heat to melt if its melting point is 800 877 degree Celsius. Find delta S zero.
इन जूल पर केल्विन। डेल्टा एस जीरो बता चुका हूं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी होती है वो एक मोल के लिए निकाली जाती है, दिखाया हुआ है, इस पर डालकर देख लीजिए। स्टैंडर्ड एंट्रोपी डेल्टा एस जीरो लिखते हैं और किसके लिए होती है, एक मोल के लिए निकाली जाती है। पर अब यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली 25 लिया जाता है, पर यहाँ पर अगर 877 दिया है, चुपचाप से वही मानना पड़ेगा कि 25 लेके आप काम नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियस, वहां यूनिट देखो, जूल पर केल्विन मोल दिया है। डिवाइड डिवाइड पर, यहां देखिए। पहले डेल्टा एस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हीट कितनी चाहिए हमको, 500 किलो जूल। अपॉन टू कर लिया हो तुमने पहले। डेल्टा एस जीरो अगर डायरेक्ट निकालो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपॉन टू इंटू फिर टेम्परेचर इन केल्विन। 877 को केल्विन में कन्वर्ट करो, ये आएगा 1150। क्यों आएगा, मेरे को इसने बोला था 1150। चल अब जीरो से जीरो कैंसिल, 50 हो गया। ये कितना आ गया, 500 इंटू 50 अपॉन 115। अब तो फाइव तो काट सकते सब लोग। खत्म हो गया, 5000/23। अगर 25 से डिवाइड करो तो ये 100, 23 से किया, ठीक।
पक्का सही आया ना? भैया स्टैंडर्ड एंट्रोपी कितनी है? डेल्टा एस नॉट आ जाएगा 217.3 जूल पर केल्विन मोल या पर मोल केल्विन। यहाँ पर स्टैंडर्ड बोला कि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड नहीं बोलता तो एंट्रोपी इसकी जस्ट डबल आती। चलिए मेंशन करेंगे सभी लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही सुंदर, सभ्य और सुशील लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ बनाया गया। और सेकेंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स, और स्कूल में कई बार से नाम से आता है। व्हाट इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ? व्हाट इज केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ? मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेकेंड लॉ याद रखना है, केल्विन ने सेकेंड लॉ के बारे में क्या कहा था ये याद रखना, क्लॉसियस क्लैपेरॉन ने क्या कहा था ये याद रखना। कोई फिजिक्स में भी आ रहा है, भी आ रहा है, अच्छा मैथ्स बायोलॉजी तो ये नहीं। स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब इस पे किसी का नाम नहीं जोड़ा है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा ऑब्वियसली। लिखिए whenever whenever a spontaneous process takes place, it is always accompanied by जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो इस पे क्या होगा? हमेशा इस पे हमेशा आपका टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की कैसे होगी? लगातार इंक्रीज होना चालू हो जाए। ये ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट नोट करिए, केल्विन्स स्टेटमेंट। वो नॉर्मल स्टेटमेंट था, किसी के नाम पे नहीं था। केल्विन्स स्टेटमेंट, ये वही टेम्परेचर वाला है। हाँ हाँ जी, वही 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 सेम इंसान। अरे यार नाम तो बहुत चीजों का बहुत कुछ है। हाँ, फोर्स टाइम। देखिए इट इज इम्पॉसिबल टू टेक हीट, it is impossible to take heat from a it is impossible to take heat from a hot reservoir
अरे ये केल्विन जो यूनिट है इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत खराब है बस रीजन बताता हूँ तो सेल्सियस में भी तो यार टेम्परेचर सेल्सियस में ना तो फ़ारेनहाइट ना तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। केल्विन इकलौती ऐसी यूनिट है जो कभी भी नेगेटिव नहीं, और अकेले टेम्परेचर के नेगेटिव होने से कई बार जो चीज टेम्परेचर का घटना हो रही है वो चीज बढ़ना देखने लगे। बताओ कैसे चेंज इन टेम्परेचर क्या हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तुम पहले क्या हो 10 डिग्री सेल्सियस होते 5 पे 5 माइनस 10 क्या होगी -10 पे गए थे और -15 पे गए और तो ऐसे केसेस में आपका क्या होता है टेम्परेचर का चेंज तो आपका -5 पे ही है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे है कि नेगेटिव साइड पे है ये पता लगाना नामुमकिन है। वैल्यू अगर -5 की है टेम्परेचर का स्केल कहाँ चल रहा है आपका बिलो फ्रीजिंग पॉइंट क्या अबव फ्रीजिंग पॉइंट क्या पता। तो केल्विन स्केल में इसको एग्जैक्टली बस यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वहां पर एक टेम्परेचर दो बार नहीं, लाइक एक बार 10 आ गया 10 केल्विन, वहां माइनस में प्लस में दो बार नहीं है, जबकि सेल्सियस दो बार है। 5 डिग्री सेल्सियस -5, 10 डिग्री सेल्सियस -10। तो यहाँ पर क्या होता है सेल्सियस में कंफ्यूजन की चीजें ज्यादा हो जाती है, वैल्यू रिपीट हो पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव, केल्विन कभी नेगेटिव होता ही नहीं, वैल्यू यहाँ पे रिपीट कभी होंगे। तो यहाँ पे ज्यादा यूनिक टेम्परेचर्स इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सही। इन लोग को ये लगता है फालतू पढ़ाते भाई जिस समय डिस्कवर नहीं हुआ जब तक उनकी परेशानी थी साइंटिस्ट को कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम करता था उस समय पास कैसा क्या 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होगा? उससे 70 डिग्री केल्विन 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितने 270 प्लस क्या बोलते हैं? तो सब सोच लो नहीं देखो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हाँ ठीक है तो तुम केल्विन को देखेंगे तो 273 प्लस 273 क्या कहता है बस नहीं होता खाली सुना देगा पागल लोग हैं 0 डिग्री तो 273 होता है ना। अरे भाई 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। अगर अब आप बोलते हो कि मैं सिर्फ 5 जोड़ूंगा तो आपको वापस से फिर क्या होगा 273 में 5 जोड़ूंगा ऐसे है। अब ये नहीं होता 0 + 0 = 273 + 273 ऐसा नहीं होता है पागल आगल है लिखो क्रांति करके सब साइंटिस्ट को पढ़ना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम अ ऐसे में तो सर 273 इक्वल टू -3 hot reservoir and convert it completely into one वायर इक्वल के hot reservoir and वायर convert it completely into one without transferring some part of it to cold reservoir। मतलब एक हॉट रिजर्वायर से अगर मैंने हीट लिया तो मैं इसको बिना किसी वर्क के कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफर नहीं कर सकता। एनर्जी कहां से जाएगी हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी बिना किसी वर्क में ट्रांसफर।
समझ गए कहानी। इसका एक तीसरा स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट नंबर 3 मेंशन कर लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन स्टेटमेंट। लिख रहा हूं मुझे पता है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन स्टेटमेंट। लिखो। इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for a cyclic process, it is impossible for a cyclic process to transfer heat from a cold body to hot body without any external work. हेलो। हाँ, पाइप इलाज पाइप को क्यों, उससे होगा क्या, उससे क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे जानकारी नहीं, अंकुर वहां पे, अंकुर से बात करो मैं क्लास में। चलो फटाफट हम अपने अपने स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। देखो भाई, अभी फिजिक्स में 2 और आएंगे, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 3। अभी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, 3 ही पढ़ा होगा। फिजिक्स में ये 3 तो है ही है। वहां पे एक और आता था परपेचुअल मोशन मशीन्स के बारे में आता है। वो मशीन के बारे में तो केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ना होगा मैं। समझो मेरी बात, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो हमेशा क्या याद रखना है हमको, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होगी वो बढ़ेगी। लाजमी सी बात है, ये तो अंडरस्टूड वाली बात की है। सबको ये लगेगा भाई ये स्टेटमेंट कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, पहले से बताता हूं भाई। इस पानी को अगर मैं ऐसे करके नीचे गिराऊंगा, ये देखो स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप गिर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये देख ठीक। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इसकी रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक, तो अल्टीमेटली एंट्रोपी भी बढ़ गई। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बॉटल को उल्टा करके छोड़ दूंगा, यहाँ रखे रहो, पकड़े रहो, मुझे पानी को से निकोल निकोल के नहीं डालना पड़ेगा अंदर से बाहर, वो अपने आप चल जाएगा। नहीं अभी वहां नहीं करनी। अगली चीज, तो ये तो ठीक है। अगली चीज है केल्विन स्टेटमेंट, क्या कहता है कि अगर मैंने एक हॉट रिजर्वॉयर से, हॉट रिजर्वॉयर मतलब एक बॉडी जो टेंपरेचर ज्यादा है जिस पर से मैंने कोल्ड बॉडी पर हीट देना शुरू कर, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका कुछ सॉरी उसको पूरा हॉट पूरा वर्क करना शुरू। समझना, तुम्हारी गाड़ी का इंजन क्या है, हॉट रिजर्वॉयर, वर्क गाड़ी की टायर चल रही, और गाड़ी में कुछ तो कूलिंग सिस्टम लगा हो, या तो आपके इंजन में फिन्स होंगे, स्कूटर होगी तो बगल में एक पंखी लगी होती है स्कूटर में, तो कार होगी तो सामने रेडिएटर होता है कार में,
बाइक अगर थोड़ा सा बड़े इंजन के होगी तो सामने बाइक में भी रेडिएटर लगा होता है, ऑयल कूलर लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें लगी होती है, अलग अलग क्या अलग। तो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि हमने हॉट रिजर्वायर जो कि पेट्रोल जहां जल रहा था इंजन से, हमने वर्क में चीजें कन्वर्ट करना शुरू किया, गाड़ी का टायर वर्क, पर बीच में एनर्जी लॉस। कोल्ड रिजर्वायर मतलब रेडिएटर, गाड़ी के फिन्स, कुछ ना कुछ तो हो। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी गाड़ी चल रही है बिना गर्म हुए, जितना पेट्रोल जला पूरी एनर्जी उसने गाड़ी चलाने में लगा, नहीं ऐसा कभी नहीं। गर्म तो हो, मतलब इंजन का ब्लॉक सब गर्म। चल अगली चीज, क्लॉसियस क्लैपेरॉन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन ये कहता है, ये एसी और फ्रिज की फंक्शनिंग के बारे में क्लॉसियस क्लैपेरॉन बात करता है। ये एसी क्या कर रहा है, एक ऑलरेडी बाहर के कंपैरिजन में ठंडा कमरा है से हीट निकाल कर बाहर फेंक रहा है, एक बाहर के कंपैरिजन में ठंडे कमरे से हीट निकाल कर बाहर फेंक रहा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर आपका हीट दे जा रहा। नॉर्मली हीट कहाँ फ्लो होती है, से कोल्ड, पर ये एसी क्या कर रहा है, कोल्ड से हॉट पे हीट फ्लो करा रहा है। सेब तुम्हारा फ्रिज भी काम करता है, तुमने उसके अंदर एक सेब रखा, तो सेब को ठंडा किया उसने, और ठंडा करने के लिए क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से पीछे की कॉइल से हीट बाहर निकाल, ये तो कर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट ले जा रहा है, बिना किसी वर्क तो कर सकता है सब, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अब यहाँ एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, इसका कंप्रेसर, कूलेंट, फैन, पूरा सिस्टम, और इस वर्क को करने के एनर्जी कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग। बिना इसके ये वर्क कर दिया, अब बताओ कम ठंडा करके दिखा दे कमरा, मान जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्लॉसियस क्लैपेरॉन का स्टेटमेंट याद कर दो, ये इम्पॉसिबल है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को क्या करना, हीट ट्रांसफर करना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, कंप्रेसर और वहां का जो फैन और पूरा ये मैकेनिज्म है वो कर रहा है, और उस एक्सटर्नल वर्क को करने के लिए भी एनर्जी कहां से मिल रही है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या आपका जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी है, मंडे तक छुट्टी है। हाँ और सेकंड पार्ट लगा होगा।